नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को MCQ सीरीज में द एंड करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमने पहले वीडियो में यानी इस वीडियो के पहले पार्ट में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का द एंड किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 15 और महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 16 से 30 नंबर प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में आपको तुरंत मिल सके। चलिए आज हम ये वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बम्बई चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली बादशाह द्वारा दहेज में किस संधि के तहत मिली थी। यानी बम्बई के बारे में पूछ रहा है। ये चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली बादशाह द्वारा दहेज में किस संधि के तहत मिली थी। पेरिस की संधि, लिस्बन की संधि, व्हाइट हॉल की संधि और जेरमेट की संधि। तो आपको बताओ कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली बादशाह द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप दहेज में मिला था। उसने 10 पाउंड के मामूली सांकेतिक वार्षिक किराए पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। मतलब 10 पाउंड का मामूली वर्ष में, एक वर्ष में 10 पाउंड देना था, मतलब सांकेतिक किराया हो गया। ठीक। 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट के प्रेसिडेंसी मुख्यालय को सूरत से हटाकर यही लाया गया। अब देखिए कि गौर करने वाली बात है कि बम्बई चार्ल्स द्वितीय को व्हाइट हॉल की संधि के द्वारा मिली थी, जिसमें एक गुप्त प्रावधान था कि उसका उपयोग भारत में पुर्तगाली बस्तियों की रक्षा के लिए किया जाएगा। तो ये जो हमारा विकल्प सी है वो सही जवाब हो जाएगा कि बम्बई चार्ल्स द्वितीय को व्हाइट हॉल की संधि के तहत मिली थी दहेज में। अब है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के फरमान से 3000 रुपया के वार्षिक अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। मतलब पूछ रहा है कि 3000 देने पे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम पूछ रहा है तो फर्रुख सियर, औरंगजेब, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह प्रथम। तो आपको बता यहाँ पे 1690 ईस्वी में औरंगजेब के फरमान ने 3000 रुपये की वार्षिक अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अस्थिरता उत्पन्न हुई। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के फरमान से फिर उसे औपचारिक दर्जा मिला, जिसने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने, कलकत्ता के आसपास 38 गाँव को लगान पर लेने और शाही टकसाल का उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया। अब यही जो इनको शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला, तो इन्हीं सब के कारण जो है सो इनको बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से संघर्ष रहा और फिर बाद में यही दस्तक के अधिकार के चलते कर मुक्त व्यापार के चक्कर में ये लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीय व्यापारियों से भी घूस लेकर उनका माल भी अपने लिस्ट में रख देते थे और इससे क्या होता था कि टैक्स भारतीय व्यापारी को नहीं देना पड़ता था, ये बस घूस उनको देते थे। तो इस कारण से क्या होता, इस कारण से नवाब को सिराजुद्दौला को घाटा हो रहा था कि मतलब कि हमको टैक्स नहीं मिलता है, ये लोग जो है सो दस्तक का दुरुपयोग कर रहा है। तो इन्हीं सब की वजह से प्लासी की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। फिर लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ और अंततः क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे वो बाद में भारत पर शासन करने की स्थिति में आ गए। तो ये जो हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के फरमान से 3000 वार्षिक अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगत सेठ बंधुओं में शामिल थे। आपको बताओ कि जगत सेठ जो थे वो फतेह चंद्र को जगत सेठ थे, फतेह चंद्र नामक एक व्यापारी। उनके बाद उनका पुत्र महताब चंद्र दूसरा जगत सेठ बना। आपको बताओ कि जगत सेठ जो थे वो सिराजुद्दौला के समय भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक समृद्ध व्यवसायी, बैंकिंग व ऋणदाता परिवार था। तो फतेह चंद्र के बाद महताब चंद्र दूसरा जगत सेठ बना। सिराजुद्दौला ने उसका अपमान किया तो वो अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया। बाद में जगत सेठ क्या हुआ कि वो
इसके सारे घराने के सभी लोगों के लिए उपाधि बन गई। मीर कासिम जो थे वो जगत सेठ को क्या किया, मरवा दिए थे। बाद में 1912 ईस्वी तक इस घराने के किसी न किसी व्यक्ति को जगत सेठ की उपाधि और पेंशन अंग्रेज़ों से मिलती रही। 1912 ईस्वी के बाद इनकी स्थिति खराब हो गई। तो जगत सेठ बंधुओं में शामिल थे यहाँ पर राय दुर्लभ, मेहताब राय, स्वरूप चंद्र। तो मेहताब राय व स्वरूप चंद्र जगत सेठ बंधुओं में शामिल थे। डुप्ले सर्वप्रथम किस ईस्वी में बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती का चंद्रनगर का गवर्नर बना? मतलब सर्वप्रथम किस ईस्वी में फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर का गवर्नर बना? 1728, 1742, 1731, ननबदीज। तो आपको बताओ कि डुप्ले जो था वो चंद्रनगर का गवर्नर सर्वप्रथम 1731 ईस्वी में बना था। सर्वप्रथम डुप्ले जो आया था वो, यानी कि सर्वप्रथम डुप्ले 1731 ईस्वी में बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर का गवर्नर बना और 10 साल के अंदर इस केंद्र में फ्रांस के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। डुप्ले काम का मतवाला था और भारत से घृणा करता था, लेकिन एक लाभदायी निजी व्यापार में लगकर उसने क्या किया, वो काफ़ी धन कमाया। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका जवाब सी हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना हुई थी वो 1781 ईस्वी में हुई थी। रैयतवारी व्यवस्था से जुड़े शख्स हैं कॉर्नवालिस, एल्फिंस्टन, मुनरो, कर्नल रीड, या ये हमारा सवाल है। तो आपको बताओ कि रैयतवारी का प्रयोग 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड ने बड़ा महल में आरंभ किया और मुनरो को जब 1801 में समर्पित जिलों का राजस्व प्रशासन संभालने को कहा गया तो उसने इसे जारी रखा। जमींदारों की जगह अब ये लोग गांव से सीधे मालगुजारी जमा करने लगे और हर गांव की मालगुजारी तय कर दी गई। इसके बाद हर खेतीहर यानी रैयत की मालगुजारी अलग अलग तय कर दी गई। इस तरह से रैयतवारी व्यवस्था का जन्म हो गया। तो रैयतवारी व्यवस्था से जुड़े शख्स जो होंगे वो एल्फिंस्टन भी, मुनरो भी और कर्नल रीड भी, ये तीनों के तीनों ये रैयतवारी व्यवस्था से जुड़े हैं। तो हमारा विकल्प बी, सी, डी जो कि बी में है वो सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न की ओर कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब प्रकाशित हुई? तो आपको बताओ कि जेम्स मिल क्या था? उपयोगितावादी था। बेंथम के समय उसका तर्क था कि भारत में सुधार हेतु एक बुद्धिमान सरकार की ज़रूरत है, जिसे उसी के प्रयासों से 1835 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता इंडियन पील कोड तैयार की गई थी। और ये मतलब कि ये जेम्स मिल के बारे में और भी कुछ बातें हैं। 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने पहले तो भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के मिथ को तोड़ा, जिसे सर विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति की भावुक कल्पना शक्ति ने फैला रखा था। बेंथम के समान ही उसका तर्क था कि भारत को सुधार के लिए एक अच्छे स्कूल मास्टर की आवश्यकता है, अर्थात अच्छे कानून बनाने वाली एक बुद्धिमान सरकार की आवश्यकता है। और मैंने अभी बताया कि उन्हीं के प्रयासों से 1835 में एक भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड तैयार की गई। यह संहिता निस्वार्थ दार्शनिक बुद्धि से पैदा एक केंद्रीय स्तर पर तार्किक और सुसंगत ढंग से तैयार की गई संहिता के बेंथमवादी मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1817 से 19 का काल आंग्ल मराठों के किस युद्ध से संबंधित है? 1817 से 19 का काल पूछ रहा है, ये आंग्ल मराठों के किस युद्ध से संबंधित है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि 1817 से 19 का काल जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का काल है। इसमें होलकर की सेना और पिंडारियों की पूरी तरह से हार हुई थी। इन सबको बुरी तरह से कुचल दिया गया था। अंग्रेज़ों ने पेशवा के इलाकों और
पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और स्वयं क्या किया, पेशवा के पद को इन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया। आपको बताओ ये जो पहला विकल्प है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था 1803 से 5 ईस्वी। तृतीय यही 1817 से 19 और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वही 1775 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो अंत जो हुआ था 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि से। तो ये जो हमारा 23 नंबर प्रश्न है इसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम फिर अगले प्रश्न की ओर। किस विद्वान का कथन है कि 1784 ईस्वी यानी पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने तक भारत की राजनीतिक विजय के बारे में अंग्रेजों की कोई सुसंगत नीति नहीं थी। ये आपका पिछले क्लास में होमवर्क भी था कि किस विद्वान का कथन है कि 1784 ईस्वी में यानी पिट्स 1784 में आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तब तक भारत की राजनीतिक विजय के बारे में अंग्रेजों की कोई मतलब खास या सुसंगत नीति नहीं थी। तो ये जो कथन है ये कथन है आपको बताओ कि ये कथन पीजे मार्शल साहब का ये कथन है। ये पीजे मार्शल साहब का कथन है। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, बाद में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की दिशा में बढ़ गई। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही मिलान ढूंढे। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि सही मिलान ढूंढना है। अमलो मतलब जमींदारी, सिक्किमी मतलब जमींदारों के करिंदे, गिराम मतलब परंपरागत देय शुल्क, उतार मतलब सामंत विरोधी प्रदर्शन या मेली मतलब बेगार। इसमें से आपको जो सही है वो ढूंढना है। तो आपको बताओ कि अमलो जो होता था, अमलो कहा जाता था जमींदार के करिंदों को। फिर सिक्किमी जो होती थी ये जमींदारी कहलाती थी। और उतार जो होता था ये मतलब कि किसी से हम बेगार करवा रहे हैं या जबरन श्रम करवा रहे हैं, ये उतार होता था यानी कि ये। और मेली जो होता था, मेली मतलब होता था सामंत विरोधी जो प्रदर्शन होते थे उसको मेली कहा जाता था, ठीक। और मिरास मतलब परंपरागत देय शुल्क, ये सही है, बाकी सारे गलत थे। क्या क्या सही है किस शब्द के क्या अर्थ है ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब है 26 में किस वर्ष से भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाने लगा तथा मालगुजारी का आकलन एक नए सिरे से किया गया। मतलब पूछ रहा है कि किस साल से भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होने लगा और मालगुजारी मतलब एक नए सिरे से आकलित किया गया। 1885, 55, 59, 87। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1855 ईस्वी। आपको बताओ कि यही साल था जिसके बाद भूमि का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाने लगा और मालगुजारी का आकलन नए सिरे से किया गया, जिससे कर के वास्तविक बोझ में कमी आई। आपको बताओ 1855 ही वह साल है जहां मद्रास टॉर्चर कमीशन यानी यातना आयोग की रिपोर्ट आई थी। अब ये आप बताएंगे, पूछेंगे कि मद्रास टॉर्चर कमीशन ये यातना आयोग था क्या या इस रिपोर्ट में क्या था। तो आपको बताओ कि राजस्व विभाग के निचले अधिकारी जिन पर अब मालगुजारी की वसूली की तथा ग्रामीण पुलिस की भी जिम्मेदारी थी, इन्होंने दमन व बल प्रयोग, ये लोग दमन और बल प्रयोग के साधन बन गए थे। यही बात 1854 में ये जो यातना आयोग बनी और 1855 में जो इसकी रिपोर्ट हुई, तो इसमें यही बात कहा गया कि मतलब जो राजस्व विभाग में जो निचले अधिकारी सब थे वो जो टैक्स की वसूली करते थे, मालगुजारी की वसूली करते थे, इन पर ग्रामीण पुलिस की भी जिम्मेवारी थी। ये मतलब खूब दमन कर रहे थे, खूब लोगों का दमन कर रहे थे। तो यही इस रिपोर्ट में थी। अब है अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर प्रश्न। किन इतिहासकारों का तर्क है कि रैयतवारी बंदोबस्त एक महत्वपूर्ण सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे रहा था, जिससे गांव के मुखियों के सत्ता को कमज़ोर कर दिया और यह इस असंतोष ने ही आखिरकार दक्कन के दंगों को जन्म दिया। ये हमारा 27 नंबर प्रश्न है। मतलब पूछ रहा है कि रैयतवारी बंदोबस्त एक सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे रहा था और गांव के मुखियों को क्या किया था, ये मुखियों की सत्ता को कमज़ोर कर दिया था और यह कि इस असंतोष ने आखिरकार दक्कन के दंगों को जन्म दिया था। किन इतिहासकारों का तर्क है? तो आपको बताओ ये तर्क जो है ये रविंदर कुमार और सुमित गुहा यानी डी विकल्प जो है
उन दोनों इतिहासकारों का तर्क है। 1882 ईस्वी की रेगुलेशन 7 से जुड़े व्यक्ति है। इससे प्रश्न पूछ चुका है कि 1822 ईस्वी वाले रेगुलेशन 7 से जुड़े व्यक्ति है बेंटिक, मेटकाफ और मैकेंजी या मैकाले। तो आपको बताओ कि 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 से जुड़े तथ्यों के बारे में कि मैकेंजी के सिफारिशों को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 में शामिल किया गया, जिसमें मालगुजारी के आकलन के लिए एक खेत के विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता थी। यानी कि मतलब मैकेंजी जो थे उन्हीं के सिफारिशों पर 1822 में के रेगुलेशन एक्ट 7 में ये शामिल किया गया कि जिसमें मालगुजारी के आकलन के लिए एक मतलब हर एक खेत की एक विस्तृत सर्वेक्षण की गई। अब आपको थोड़ा सा ये मतलब कि रैयतवारी हो गया, अस्थाई बंदोबस्त हो गया या महलवारी, इसमें से अगर कुछ समस्या है तो मैं इनको एकदम 3 लाइन में आपको समझा दूँ कि ज़मींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया, रैयत अर्थात मालिक किसानों के साथ रैयतवारी बंदोबस्त किया गया और ग्राम समुदाय के साथ महलवारी बंदोबस्त किया गया। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि रेगुलेशन 7 से जुड़े व्यक्ति है 1822 के, तो हो जाएंगे मैकेंजी। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेस्टिंग के आग्रह पर 11 पंडितों की एक समिति ने 1775 ईस्वी में एक हिंदू विधि संहिता तैयार की तथा ऐसे टीकाकारों पर यूरोपीय जज की निर्भरता को कम करने के लिए किसने उस संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया। मतलब हेस्टिंग ने आग्रह किया तो 11 पंडितों की एक समिति 1775 ईस्वी में हिंदू कानूनों का एक संग्रह तैयार किया और ऐसे टीकाकारों पर यूरोपीय जज की निर्भरता कम करने के लिए इस संहिता का एक अंग्रेजी अनुवाद भी कर दिया गया। तो वो किया था बेब्रिज, हॉलहेड, रजनीकांत या ट्रेमिटॉक, किसने? तो आपको बताओ कि ये जो अनुवाद किया था ये NB हॉलहेड ने 1776 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद किया था, NB हॉलहेड। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुटचुट व्यवस्था किस भूकर व्यवस्था से जुड़ी हुई है? ये आपके लिए होमवर्क है कि पुटचुट व्यवस्था किस भू व्यवस्था से जुड़ी है। रैयतवारी, महलवारी, अस्थाई बंदोबस्त, कोई नहीं। ये आपको प्रश्न ढूंढना है। आप चाहे इस प्रश्न का जवाब किताब में खोजिए या किसी हिस्ट्री ग्रुप में पोस्ट कीजिए या किसी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कीजिए, कहीं से भी इसका उत्तर ढूंढ के लाइए और कमेंट बॉक्स में 30 नंबर प्रश्न का ABCD जो आपको सही लगता है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और लिखिए। फिर हम देखते हैं कि अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं है। तो इस तरह से हमने संपूर्ण आधुनिक भारत इतिहास का MCQ फॉर्मेट में द एंड करने की दिशा में आज दूसरे पार्ट के कुल 15 प्रश्न यानी कि पूरे 30 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो हमेशा पूरा देखें तथा प्रश्नों की व्याख्या जो होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अतः वीडियो को कभी भगाए नहीं, नई चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करते जाए। आपकी सफलता तय है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, JRF की, IAS प्री की, PGT, TGT, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो समान इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी बात कि जो आपको होमवर्क वाले प्रश्न रहते हैं उसको कहीं से भी फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पूछकर या खुद अध्ययन कर उसका उत्तर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अपने साथी जो आपके किसी भी एग्ज़ाम हेतु इतिहास की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इतिहास के इस सागर में तैरना सीखे। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब पढ़े, खूब बढ़े।